बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सिंध के बाद पंजाब ने भी फैसला लिया है कि मौजूदा एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए शॉपिंग मॉल्स, दुकानें वगैरह और कारोबार जो हैं वो जल्द बंद कर दिए जाएं। 9 बजे का वक्त रखा गया है और रेस्टोरेंट्स वगैरह तक जो हैं वो 11 बजे तक का उनका वक्त है, तब तक वो कारोबार कर सकेंगे। यकीनी तौर पर सिंध के बाद जो पंजाब के ताजिर हैं वो भी इस पर बहुत ज़्यादा रद्दअमल उनका सामने आ रहा है, तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मईशत के ऑलरेडी बुरे हालात हैं, तो इसमें अगर कारोबार भी जल्दी बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो पाएगा। दूसरी तरफ पंजाब की ही हम बात करें, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन वहां पर जो आजकल हालात चल रहे हैं, जिस किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेस हमें वहां पर नजर आ रहा है, पैरेलल इजलास चल रहे होते हैं। आज एक इजलास हुकूमत का चलता रहा है ऐवान इकबाल के अंदर, फिर परसों पीर को परवेज इलाही साहब ने, स्पीकर साहब ने जो है वो अपोजिशन का इजलास बुला रखा है। आज के इजलास में भी हमने देखा है कि बजट पर बहस होती रही। जरा इस पे भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो है किस हद तक इस वक्त सूबे के खिलाफ है, सूबे की आवाम के लिए एक मसला बना हुआ है, क्योंकि वो रोज देख रहे हैं कि उनके जो नुमाइंदगान हैं वो ऐवान के अंदर क्या कर रहे हैं। हम रोजाना हंगामा राई वहां पर देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से अभी तक तो फैसला नहीं कर सका। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके जल्द अज जल्द फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है या नहीं। तमाम तर मामलात वहां पर इस वक्त डिस्प्यूटेड जो हैं वो हमें नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो कि कल महंगाई के हवाले से सड़कों पर आ रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, और ये भी कि आज जो उनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें NA 240 का जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन था जिसका उन्होंने बॉयकॉट किया था, उस हवाले से भी बात की गई। और NA 245 जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हो गई है, वहां पर भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। वहां यह फैसला किया गया कि NA 245 में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा कैंडिडेट सामने आना चाहिए। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ऑलरेडी असेंबली छोड़ चुकी है, उनके मेंबरान ने इस्तीफा दिया है, 240 अभी हुआ है, वहां आपने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 245 में आप हिस्सा ले रहे हैं। अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीत भी जाती है, तो क्या एक शख्स उनका असेंबली में बैठेगा? किस तरीके से ये फैसला जो है किया गया है या इसके पीछे क्या अवामिल है? आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी जो बड़ी चीज है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान आया था, जो कि वजीर खारजा है हमारे, भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से उस पर दफ्तर खारजा की तरफ से वजाहत भी आ गई कि हमारे जो भारत के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वही पॉलिसी चलती आ रही है जो माजी में रही है। और आज इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम साहब ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान को कश्मीर दुश्मनी करार दिया है। इन तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे और बाकायदा डिस्कशन का आगाज होगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 41वां इजलास पंजाब असम्बली का चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 इजलास चल रहे हैं, पैरेलल इजलास इस वक्त चल रहे हैं। एक ऑपोजिशन का है और एक हुकूमत का है। हुकूमत का जो इजलास है, जैसे आपको पहले भी इंट्रो में बताया कि आज भी बजट पे बहस होती रही। ऐवान इकबाल में उस सेशन को जो है वो बुलाया गया, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो चेयर करते रहे। और दूसरा इजलास जो कि मंडे को बुलाया गया है, परसों, वो स्पीकर परवेज इलाही साहब ने बुलाया है, जिसमें ऑब्वियसली ऑपोजिशन के अरकान होंगे। सो ये एक मजाक बना हुआ है, एक मेस जो है वो हमें पंजाब के सतह पे नजर आ रहा है। आईनी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं लाहौर हाई कोर्ट का सामने आया है। इस पे जरा पहले बात करते हैं। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थोड़ी देर में फैसल कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अली नवाज अवान साहब, पहले तो मुझे बताइए
कि पंजाब असम्बली रूल्स के मुताबिक ये जिस तरीके से ऐवान इकबाल में इजलास हो रहा है, बजट भी पेश हो गया, उस पर फिर अब बहस भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है, आप लोगों का परसों अलग वहां पर इजलास होगा। सो ये क्या ये गैर आईनी चीजें हो रही हैं, गैर कानूनी चीजें हो रही हैं, आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे बड़ा सूबा क्या कर रहा है? देखिए क्या कहते थे, आइन और जमहूरियत और सारे उसके लवाजमात, तो हम इसके साथ खड़े हैं, वोट के इज्जत के साथ खड़े हैं। और देखिए इन्होंने पंजाब में किया क्या, आप जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है कि पंजाब के जो स्पीकर की पावर्स हैं वो उठा के सेक्रेटरी लॉ के हवाले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं। मैं तो समझता था जिस दिन ये हुआ है अदालतें रात को खुलेंगी और अदालतें इसके ऊपर फैसला करेंगी, क्योंकि अदालतें मुहाफिज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और इतनी बड़ी इलीगैलिटी हुई है, इतना बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, और उसके बाद कोई टस से मस नहीं हो रहा। उसके बाद जो कहते थे ये स्पीड है, ये है, पंजाब में बुजदार आ गया है। बुजदार साहब फैसले तो लेते थे, चाहे वो एक चीफ सेक्रेटरी को 10 महीने रखें, 2 महीने, फैसले तो लेते थे। फैसला अच्छा भी होता है बुरा, ये तो फैसला ही नहीं ले सकते। अभी तक अपने कैबिनेट के पोर्टफोलियोज ये फाइनल नहीं कर सके। तो आप ये हिसाब लगे पंजाब 12 करोड़ का सूबा किस तरफ जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो ये इस वक्त जो वहां धींगा मुशनी हो रही है या जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, ये पाकिस्तान की अदालतों को इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़े पंजाब को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ ये देखें कि जिस तरह गवर्नर का जो उमर चीमा को जिस तरह हटाया गया, जिस तरह पावर्स यूज की गई कैबिनेट की, जो पावर्स वो सदर के पास हैं वो कैबिनेट के सेक्रेटरी ने यूज की, ये भी बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था। और उसके बाद जिस तरह अब गवर्नर ने ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया, अब मुझे बताएं कहां है पंजाब, क्या कर रहा है पंजाब, पंजाब के फैसले कौन कर रहा है, पंजाब कैसे चल रहा है? देयर इज नो कैबिनेट, बजट आ रहा है, बजट का पता नहीं। आपने जैसे खुद कहा कि एक ऑब्वियसली गवर्नर के ओहदे से हटाए जाने में या नए गवर्नर के आने में एक तनाज़ा है, डिस्प्यूटेड इलेक्शन हो गया चीफ मिनिस्टर का भी वहां पे, फिर ये बजट का पेश होना, बहस होना, तो ये मामलात लाहौर हाई कोर्ट में तो हैं। आपका अगर आपको लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट इसको उतनी तेजी से नहीं फैसला कर रहा, तो यू थिंक सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? आप बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा, हमारा फैसला भी हो रहा है, पर पहला प्लेटफॉर्म तो लाहौर हाई कोर्ट है, पर उसके ऊपर हमारे वकला आपस में उसकी मुशावरत कर रहे हैं। और एक तजवीज ये भी है कि 184(3) के तहत भी आपको अदालत चला जाना है, उसका तो फैसला करीब कल तक हो जाएगा कि कहां जाना है। बट आप ये देखें ना सादिया कि इस वक्त आप अपनी जो 2 नंबर आपकी एक शरीयत थी वो आप खत्म कर चुके हैं। इस वक्त जो नंबर्स हैं उसमें तहरीक इंसाफ का नंबर 173 है, इनके पास 172 है। ये -1 के ऊपर गवर्नमेंट खड़ी हुई है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो 5 रिजर्व मेंबर्स हैं वो उनका नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहा। ये तो पाकिस्तान के अंदर, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ डेमोक्रेसी का नाम रह गया जो 1970 सिविल मार्शल लगा हुआ है। पहले बाई इलेक्शन होगा तो उसके बाद देखेंगे, तनासुब देखेंगे, राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। यही तो आप मुझे बताएं, कराची का अगर इलेक्शन होता है 8.2% उसकी वोटिंग आती है, रेशो आती है, और मुझे बताएं 2 बंदों को गोलियां लगती है, एक मर जाता है, 10 बंदे अस्पताल के अंदर है, तो डसके वाला एक्शन क्यों नहीं होता? और सेम डे नोटिफिकेशन हो जाता है ये बंदा जीत गया, सेम डे टोटल। अब ये मैं आती हूँ, मैं 240 पे कराची के इलेक्शन पे आते हैं। कुंडी साहब ने फोन पे ज्वाइन कर लिया, हम आपका इस्लामाबाद स्टूडियो में वेट कर रहे हैं। चलें, जब तक आप यहां नहीं पहुंचते मैंने कहा आपका मौका फोन पे ले लें। फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइए, ये पंजाब में जो तमाशा लगा हुआ है, पैरेलल इजलास चल रहे हैं, एक इजलास हो रहा होता है लेकिन उसके बाद ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो एक और इजलास बुला लिया जाता है जो कि ऐवान इकबाल में चल रहा है, वहां पर बजट पे बहस हो रही है। परसों ऑपोजिशन ने, परवेज इलाही साहब ने वहां पर इजलास बुला लिया है। ये कैसे इस चीज से निकलेंगे? गवर्नर का जो इंतखाब है वो मुतनाज़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो गया, ये इस मेस से कैसे निकालेंगे आप अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने जो गवर्नर पे एतराज किया कि वो मुतनाज़ा, देखें मुतनाज़ा ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को और उसके बाद गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। 2 दफा प्रेसिडेंट साहब ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन एक जो आइन तौर पे जो है उनको बनाना थे। माजी में अगर आप देखें, जब गवर्नर पंजाब भी थे या प्रेसिडेंट साहब को भी अगर आप देखें, कभी वो बीमार हो जाते थे, बहाने बनाते थे। देखें, जमहूरियत है, इसमें अदम एतमाद भी होते हैं, इसमें सब चीजें होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर गवर्नर हैं या प्रेसिडेंट हैं तो ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, आप अपनी ड्यूटीज सर अंजाम नहीं देंगे। ये कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देंगे। तो इस चीज को देखें, इन्होंने पहले कभी जो है पंजाब में जो तमाशा गवर्नर साहब ने लगाया वो भी आपके सामने था। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट से ओथ लेने को तैयार नहीं थे।
उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो रियलाइज किया या रियलाइज कराया गया, फिर उन्हें जो है ना ओथ उनसे लिया। इस तरह देखें गवर्नर जो है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ जाते हैं तो आप पार्टी नहीं होते, आप पार्टी की जो है वो तर्जुमानी वहां पर नहीं करते, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहकर कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करना होता है। अगर आप ये कर रहे होते हैं फिर आप कहते हैं कि मुतनाज़ा हो गया गवर्नर। देखिए प्राइम मिनिस्टर को एक प्रोविटिव है कि वो समरी भेजते हैं, जब अगर नई हुकूमत आती है तो अपने ही गवर्नर से लगाएंगे ना। ठीक, तो इस तरीके से जो है ठीक है, बट जैसे ये सेशन चल रहा है, देखें 14 जून 15 जून सेशन चल रहा होता है, जब सेशन बुलाया गया है, सेशन चल रहा है, तो क्या उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप लोग यही कहते थे कि भाई सेशंस बुलाएं, ऑर्डिनेंसेस पे हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन यहां तो सेशन था, चल रहा था, फिर भी एक ऑर्डिनेंस आता है और फिर पैरेलल इजलास उस पर बुला लिया जाता है। देखें, जैसे मैंने गवर्नर साहब की बात की, इस तरह स्पीकर का भी एक रोल होता है। स्पीकर को भी कॉन्स्टिट्यूशनली अपना रोल प्ले करना होता है। जब स्पीकर अपना जो है वो रोल प्ले नहीं करते तो फिर तो डेफिनेटली हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे? देखें, माजी में भी इस तरीके से हुआ है कि ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास, इन मेरे जो है दोस्त जो आपके साथ पीटीआई के बैठे हुए हैं, इनके दौर में भी ऐसे हुए हैं। अगर स्पीकर अपना रोल प्ले नहीं करेगा, और स्पीकर का रोल जो आप माजी में देखें जब नो कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका जो रोल था वो भी आपके सामने था। अच्छा। ठीक है, मेंबरान थे जिन्होंने आर्टिकल 62 का जो है वो मतलब है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो उनके ऊपर वो हुआ, उन्होंने उनको जो है डिसीड किया गया, उनके इलाकों में जिम्नी इलेक्शन आ रहा है, वो जिम्नी इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद मेंबर्स आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के होंगे, जब वो उसमें आएंगे, क्या नाम है, अच्छा, ठीक है, चलिए ऑब्वियसली वो आप लोगों का मौकफ ये है कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है परवेज इलाही साहब वो ठीक से नहीं चला रहे हैं, ये ऑब्वियसली कहते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन इस पे जरा आईनी और कानूनी राय भी जान लेते हैं। अहमद ओवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं। अहमद ओवैस साहब, ये फरमाइए कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, ये अब इसको आईनी बहरान कहें, तनाज़ा कहें, क्योंकि मुतनाज़ा तो वहां बहुत सारी चीजें हो गई, चाहे गवर्नर का इंतखाब है, चाहे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, या जिस तरीके से पैरेलल 2 इजलास हमें नजर आ रहे हैं, एक ईवान इकबाल में हो रहा है, एक पंजाब असेंबली में हो रहा है ऑपोजिशन वालों का। सो ये कहां पे किसने असेंबली रूल्स जो हैं वो ओवरराइड किए हैं, किसने खिलाफ वर्जी की है? ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की ये वर्स्ट एग्जाम्पल है जो यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। आप देखिए कि पंजाब हुकूमत को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इलेक्शन नहीं हुआ, ये उनको भी पता इलेक्शन नहीं हुआ, सारी दुनिया ने वो हंगामा देखा है, और उसके अंदर आईजी पुलिस का भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आईजी पुलिस जो है अपनी फौज के साथ कुछ एक जमीयत के साथ सिपाहियों की और ऑफिसर्स की वो हाउस के अंदर, हाउस इन सेशन है, अंदर आ जाए और अंदर आके उसने जिस तरीके से वहां पे हंगामा राई में वो भी शामिल हुए हैं, और फिर उसके बाद तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हाउस खाली हो गया, और उसके बाद हाउस में कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो विजिटर्स गैलरी है वहां पे ये डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो वहां पे कहते हैं कि हमने इलेक्शन करवा दिया और अनाउंस कर दिया। ये कोई तरीके कार नहीं, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अगर इसकी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी गवर्नर को, और गवर्नर ने वो सारी फुटेज जब सारी दी, उन्होंने कहा जी कि मैंने ओथ दिया हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, लिहाजा मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ कि ये इस तरीके से आ जाए कोई और मैं कहूँगा ये आपकी मिनिस्टर हो गए। अब मैं इट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू क्या एक्चुअल पोजीशन है। उसके ऊपर आप देखिए कि क्या हुआ कि एक हफ्ते से कम पीरियड में 6-7 दिन में 3 रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर होती है, जो दो रिट पिटीशन चीफ जस्टिस की अदालत में, एक जो है वो मार्क होती है किसी एक सिंगल जज को और को, और उनके अंदर आप देखिए कि वर्स्ट एग्जांपल है मेरे ख्याल में। कोई फर्क नहीं है कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी तो अपने एक कलम के एक लाइन लिखता था और कहता था कि मैंने पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड कर दिया है या इट हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। उन्होंने भी यही किया कि कोई प्रोविजन नहीं है कि जज को कोई इख्तियार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे या उससे 22 पास करके अपने पास से कुछ इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसका सिलसिला शुरू कर दे।
और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बट देखिए अहमद उवैस साहब, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमें नजर आ रही हैं, पॉलिटिशियंस ही हैं ऐवान के अंदर जो बैठे हुए अवाम के नुमाइंदगान हैं, उनकी तरफ से ही हो रही है इस वक्त, चाहे उनकी एफिलिएशन किसी भी जमात से हो, यही सियासतदान है, यही ये गलत मैसेज अवाम को दे रहे हैं। सो ऐसे में अदालतें कहाँ हैं? क्या खुद से इस पे नोटिस नहीं लिए जाने चाहिए थे, सो मोटो नोटिस, या लाहौर हाई कोर्ट में जो मामलात गए हुए हैं उस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट नहीं होना चाहिए था ताकि जल्द अज जल्द इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेस से निकाला जाए अवाम को? और अगर आपको लगता है लाहौर हाई कोर्ट फैसला फौरन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन मौजूद है। जी वो तो यहाँ से कुछ उनको, अब देखिए ना 5 रुकनी बेंच बना हुआ है, कितनी लंबी डेट डाल दी है। ये इमरजेंसी देखिए कि नेशनल एक्सचेकर जो है पंजाब का, जो खजाने का पैसा, जो पब्लिक मनी है, उसको एक ऐसा शख्स इस्तेमाल कर रहा है, मिसअप्रोप्रिएट होगा वो, कि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे तो इख्तियार में नहीं है, तुम्हारा ओथ गलत है, तुम्हारा इलेक्शन गलत है, तुम इस काबिल नहीं हो, लेकिन ये नेशनल एक्सचेकर के ऊपर अरबों रुपया जो है वो किस डायरेक्ट तरीके से खर्च होगा। मैं यही कहता हूँ ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जब तक वापस नहीं जाएंगे और पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को थाम नहीं लेंगे कि हमने जरा बराबर ना डेविएशन होनी देनी है ना करनी है, तो फिर मुल्क की बचत है, वरना ये ऐसी अनारकी की तरफ हम भाग रहे हैं और जा रहे हैं। अभी देखें ये 2 सेशन हो गए, आपने देखा, एक सेशन हाउस इन सेशन है और गवर्नर साहब ने एक अपना ऑर्डिनेंस निकाल के और कहा कि स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को गवर्नर साहब ने वहां पे बिठा दिया कि तुम आके करो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविजन जो है, वो जो रूल्स बने हैं पंजाब असेंबली के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, ये नहीं हो सकता सेशन चल रहा और एक ऑर्डिनेंस भी उसी वक्त जो है वो इशू कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच अहमद उवैस साहब, हमें बता रहे थे, लेकिन ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि नेशनल एक्सचेकर अवाम का पैसा है, टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि अवाम में इस तरीके से जो है वो पैसे उड़ा दिए जाएं और हासिल हुसूल कुछ भी नहीं है। अवाम देख रही है तमाशे कि कहाँ कौन आइन की किताब जो है वो फेंक रहा है और कौन किसको कितनी गालियां दे रहा है और कौन वहां पे कितना जो है वो गोलगपाड़ा कर रहा है। ये फिर इस पे आप लोगों ने फैसला फाइनल अभी तक सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं किया, आपने कहा था कि बात हो रही है जी, क्योंकि जैसे वो भी कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा 2 मुख्तलिफ आ रहा थी इसके अंदर, एक तो बेंच 5 हो चुकी है जैसे अहमद उवैस साहब कह रहे हैं, और एक इसके ऊपर ये मशावरत हो रही थी कि इसको 184(3) के तहत लेके जाना चाहिए। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि अदालतें इस पे सू मोटो लेंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नया LFO लेके आए, आपको याद है माशाल्लाह में परवेज मुशर्रफ साहब एक LFO लेके आए थे, अब ये नया LFO लेके आए ऑर्डिनेंस की सूरत के अंदर, जिसमें स्पीकर की पावर्स को सेक्रेटरी उसके पास छोड़ दिया गया, लॉ के पास, और जो जिस तरह हो रहा है पंजाब में, देयर इज नो कैबिनेट, तो डिसीजन कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा एपेक्स कोर्ट में कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मींस कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर मींस कैबिनेट। तो पंजाब में फैसले कैसे हो रहे हैं? बजट कैसे पहले कैबिनेट में अप्रूव होता है, देन वो इट कम्स टू द प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली। वो भी मजाक बनाया हुआ है, बट अगर कोई ये समझ रहा है कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग का काम है या सिर्फ PDM का काम है, नहीं, इसमें और बहुत सारी ताकतें भी शामिल हैं, ताकतें शामिल हैं। कौन शामिल है आप लोगों को इस चीज में? आखिरी बात, मेरे भाई हैं कुंडी से पूछ लीजिए, इन्होंने सबसे पहले जो अदम एतमाद की थी वो संजरानी साहब के पास की थी, और अब इनके पास नंबर पूरे हैं, तो ये हर एक को तो हटा रहे, संजरानी साहब को क्यों नहीं हटा रहे? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने किया है फैसल कुंडी साहब। उस वक्त तो नाकाम हो जाते थे, हम कहते थे भाई अक्सरियत जहां पे होती है वहां नाकाम हो जाती है ऑपोजिशन, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि जी अब तो सब नंबर गेम भी पूरी है, अब तो हुकूमत भी बन गई है। तो संजरानी साहब के खिलाफ वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद कब लाएंगे? देखें, अच्छी बात है कि आज हमें PTI वाले जमहूरियत का सबक दे रहे हैं। देखें, हमने उस वक्त भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, बिल्कुल कुछ लोग उस वक्त की इत्तेहादी जमातों से चले गए थे और उन्होंने संजरानी साहब को सपोर्ट किया था। ये तो मैं बता सकता है मेरे भाई अली नवाज साहब के इन्होंने किन किन लोगों को सब खरीदा था। जब इनके पास जाते हैं तो वो जमीर की आवाज होती है, और जब इनसे लोग चले जाते हैं फिर वो कहते हैं कि जी ये बिक गए हैं, ये लोटे बन गए। सवाल का जवाब दो कुंडी, इधर उधर ना जाओ। एक मिनट मेरी बात तो सही सुने, मुझे पता है आपके जज्बात से मुझे साथ है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिश है
उसको हम बहुत जल्दी पूरा करते हैं। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि ये संजरानी ख्वाहिश साहब ऐसी जाएं? है, ये ऐसी ही ख्वाहिश है। अली नवाज जमान साहब की ख्वाहिश है कि संजरानी साहब जाएं? कुंडी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, मैं मानता हूँ, कुंडी इज अ वेरी जनरल पॉलिटिकल वर्कर, पर कुंडी ये समझता है। बट ये इनकी ख्वाहिश ये थी कि जिन 16 लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था उनको पार्टी से निकाल देंगे। वो ख्वाहिश तो आज तक पूरी हो नहीं सकी। और सबसे पहला काम ये है, पहला सबसे काम है भाई, तो आपके पास, हम तो असेंबली में नहीं है, सेनेट में आप अक्सरियत के अंदर है, जाएं जी फौरन हटाएं संजरानी साहब को। आप क्यों नहीं कहते बाप के बाप से पूछना पड़ता है बाप का वोट लेते हुए? जी कुंडी साहब, देखें, हम जैसे तो हमने पहले दिन ही जरदारी साहब ने कहा था कि हमने से एक बंदा जो है वो हमसे दिया, हमने उसको पार्टी से निकाला, उसी के बेटे को इन्होंने ही सेंटर बनाया, हमने नहीं बनाया, केपी से था, उनका बेटा आज इन्हीं का सेंटर है। ठीक है, तो देखें इनकी जो ख्वाहिश है, इनका जो फरमाइशी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम वो जल्द पूरा करेंगे और वो इंशाल्लाह देखेंगे हम क्योंकि ये बड़े मतलब है कि इस वक्त वो है मायूस हैं, बड़े खफा है, तो इनकी ये खुशी जो है सेंट की जो है, इनको आप ये खुशी जो है वो जरूर इनको तो ये कह रहे हैं कि ये उस जगह पहुंच गए जहां इनकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। एक मिनट, हमने पहले दिन से कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इनके खिलाफ लड़ेंगे और जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक। आज आप देखें इनके इत्तेहादी इनको छोड़कर हमारे पास है। ठीक है, इनके जो लोग इनके जो लोगों ने 20 लोगों ने अदम एतमाद इनके ऊपर किया था, उनसे वो खास समय नहीं करवाया था, उनसे आज भी हम इनको दावा देते हैं, आए आज पार्लियामेंट में आए, बड़ी कम मेजॉरिटी है, आज ये इत्तेहादियों को राजी करें, अपने साथ लें और हम पे अदम एतमाद कर लें। क्यों बाहर बैठे हुए हैं? ये तो असल में ये तो हमारे साथ मिले हुए हैं, जो हमें कानूनसाजी में मुश्किलात होती, इन्होंने बाहर बैठकर हमें कहा कि आप आराम से कानूनसाजी करें, जो भी आपके साथ मिले हुए करें। बिल्कुल, देखें हमें जो मुश्किलात तो सिर्फ फेडरल में है, बाकी सूबों में इतनी मुश्किलात नहीं है। वो तो इन्होंने कहा वहां से इस्तीफा नहीं देंगे, यहाँ से हम इस्तीफे के बहाने पे जो है हम बाहर बैठे हुए हैं और आप जो भी कानूनसाजी करना चाहते करें। अगर ये हमें इल्जाम देते हैं कि हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो वही हम तो सेनेट में भी बैठे हैं, हम तो वही पंजाब में भी बैठे हैं, हम वही केपीके में भी बैठे हैं, हम वही सिंध में भी बैठे हैं, हम वही बलूचिस्तान में भी बैठे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं ये वाली जगह जो है हमें पसंद नहीं है क्योंकि इमरान वजीर आजम नहीं बन सकता, तो हम इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वही बात है कि आप ये कहते हैं कि ये वापस आ जाएं, अपनी स्ट्रेंथ शो करें और फिर हमारे खिलाफ ले आए तहरीके अदम एतमाद। ये तहरीके अदम एतमाद का गेम जो है वो चलता रहेगा, स्टेबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन अगर जमहूरियत है बिल्कुल है, लेकिन जो भी हुकूमत आए, कभी मैं तो इनको भी कहती हूँ ना, ये भी सड़कों पे आ गए थे, इन्होंने कहा नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दे, वो कोई तो कहीं ना कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि भाई जिसको 5 साल मिले वो 5 साल तो मुकम्मल कर लें। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस मुल्क में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आनी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए सादे, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पूरा करना। देखें जमहूरियत में अदम एतमाद भी होता है, अर्ली इलेक्शन भी होता है, मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं। हमने तो जमहूरी तरीका अपनाया है, हमने तो ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो हमारे वजीर आजम बाहर नहीं गए, किसी ने हमारे वजीर आजम, हमने तो जमहूरी तरीका पहली दफा हुआ है कि जमहूरी तरीके से अदम एतमाद। ठीक है, तो आपके पास अली नवाज जमान साहब जमहूरी तरीका क्या है इनको घर भेजने का? डेमोक्रेसी की तारीफ मैं भूल जाता हूँ, बड़ी पीपल्स पार्टी बड़ी याद कराती है और जमहूरियत पसंद जमात है माशाल्लाह, और बड़ी डेमोक्रेसी की बात करती है। हम तो 26 साल से रोड के ऊपर हैं, हमें तो एक सीट भी नहीं मिली, फिर एक मिली, फिर हमने एक नजरिए कहता है चीफ जस्टिस मूवमेंट को किसने किसके पीठ में खंजर मारा और चले गए, कौन सी डील किधर हुई और किस तरह। आज हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने वजीरिस्तान मार्च किया, 35 थे टोटल, हम 156 बन के आए। आप कहाँ खड़े हैं? आप पूरे तो आपके नाम से मशहूर होता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, आप तो एक सिर्फ पार्टी रह गए इंटीरियर सिंध की, क्योंकि आपकी प्रो डेमोक्रेसी हरकतें नहीं है, आप नाम डेमोक्रेसी का लेते हैं। ये डेमोक्रेसी के अंदर यकायक क्या होता है ये तो मुझे समझाइएगा कि टूटी हुई पीडीएम मिल जाती है, ऊपर से साइफर आ जाता है, साइफर कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो गया तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, अगर नहीं कामयाब हुआ तो हम और यूरोपियन यूनियन आपसे इसका प्रॉपरली इसका देखेंगे आपके साथ। और वो कौन थे वो जो कह रहे थे कि इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रशिया जाते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं, वो किसी की मुशावरत से नहीं जाते हैं। ये डेमोक्रेसी में कैसे होता है? लाइज एकदम टूट जाते हैं। वो महंगाई के ऊपर टूटे थे ना, आजकल महंगाई की हमारी जब थी तो 13% थी, आज 27% पे एसपीआई है, तो एलाइज को कहाँ होना चाहिए आज? तो जिन्होंने पीडीएम जोड़ी है, जिन्होंने एलाइज जोड़े हैं, ये उस वक्त तक जुड़े रहेंगे। इनके देखिए आपने किया क्या, देखिए अगर ये आवाम के लिए आए होते ना, आवाम के लिए आए होते तो इनकी प्रायोरिटी क्या होती? और अगर क्योंकि ये आवाम के लिए नहीं आए, इनकी प्रायोरिटी क्या थी?
इन्होंने सबसे पहले आके FIA के अंदर तब्दीलियां की, डॉक्टर रिजवान को दिल का दौरा पड़ गया, प्रोसिक्यूटर चेंज किया, अपने केसेस खत्म कराने की कोशिश की। नैब के ऊपर 40 अरब रुपए के केसेस थे, सारी पार्टी से उसके अंदर अमेंडमेंट्स की, और एक एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसके अंदर ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये क्योंकि अवाम की प्रायोरिटी थी ना, अवाम बेचारी अवाम के अंदर नैब के अंदर फंसी हुई थी, वो चेंज किया। ओवरसीज पाकिस्तानी $32.5 अरब भेज रहे हैं, उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया। EVM कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा निजाम हो जो इलेक्शन किसी को चैलेंज ना करना पड़े। वो कहते हैं वो आपने अपने हक में यूज अच्छी बात है, पर उसके अंदर कोई रिफॉर्म्स लेके आते ना, अक्सर खत्म तो ना करते। तरीका ये होता है, लेकिन आप इनके साथ बैठते भी तो नहीं है ना। वो कहते हैं भाई हम तो जो भी कर लें आपको एतराज होगा। अच्छा, इन्होंने किया क्या है 2 महीने में? अभी तो कोई वो कहते हैं कि जो मईशत के फैसले वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। अब इस जमहूरियत का हिसाब लगाएं जिसकी ये तरफदारी कर रहे हैं प्रो जमहूरियत कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। क्यों? उसके अंदर तीनों मसला आवाज के बंदे बैठे होते हैं, इसलिए वो करेगी। अच्छा। आपके पास नहीं है, या आप उनसे हर काम उनसे पूछ के करते हैं। उनको कह रहे हैं कि आप रिस्पांसिबिलिटी ले लें, ओनरशिप ले लें। क्यों ले लें? मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं तेरी परवाज से जलता है जमाना, शबाज स्पीड, तो हम तो परेशान थे, हमने तो आते ही कहना था सारी चीजें। सुबह ये फैसला हुआ, दोपहर को ये हुआ। लोग ये भी तो कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट है कि वो लेकर तो आ गए नून लीग को, आप लोगों को बाहर कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि उनको मुश्किल में डाल दिया, नून लीग को मुश्किल में डाल दिया इकोनॉमी और महंगाई को लेकर। आजकल बिलावल भुट्टो के और मजेदार बयान सुनने को मिल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जब मोदी को खान साहब ने मुबारकबाद दी थी तो बिलावल का क्या बयान आया था, और जब खान साहब ने उनसे ट्रेड के अपने सारे खत्म किए थे, जब 35A और 275 मोदी लेके आया था, और हमने सारे अपना ट्रेड के जितने भी हमारे आपस में तजारत के जितने भी मुआहदे थे हमने खत्म किए, और सारा चीजें इंडिया के साथ खत्म कर दी कश्मीर के इशू पे। अब वो कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, आज भी क्या हो रहा है, और आज बयान है हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात। मुझे एक सारी आखिरी चीज, ये फैटफ में तो मुझे याद है हिना रबानी का, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ ने बाइकआउट किया था, और इन्होंने कहा था कि फैटफ की जो लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के हक में नहीं है। कल ओनरशिप ले रहे थे कि हमने फैटफ के मुज़ाकरात कामयाब किए हैं। ये तो कहते थे कि हमने आप IMF की गुलामी में चले गए हैं, तो आप मारे ठुड्डा IMF को और वापस आ जाएं। अब उनके मिन्नते तरले क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब 2 चीजें हो गई हैं, मैं ब्रेक पे जाना है। कुंडी साहब आपसे आके जवाब लेती हूँ कि एक तो ऑब्वियसली इन्होंने FATF का कहा कि आप लोग तो बॉयकॉट करने वालों में शामिल थे, आप तो पार्लियामान से इनफैक्ट इजलास के दौरान वॉकआउट कर गए थे। जी बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये जो बिलावल साहब का बयान आया है तिजारती ताल्लुकात भारत से बहाल करने का, गो के इस पे आज दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की पॉलिसी को लेकर। लेकिन इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम साहब ने इसको कश्मीर दुश्मनी करार दिया। इस पर भी आपका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अली नवाज अवान साहब कह रहे थे कि जो बिलावल साहब का बयान आया है फॉरेन मिनिस्टर का, उन्होंने कहा कि मौशी सफारतकारी की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होने चाहिए, तिजारती ताल्लुकात। उस पर दफ्तर खारजा ने भी वजाहत की है कि भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। कुंडी साहब, आज इमरान खान साहब ने इस बयान को कश्मीर दुश्मनी करार दिया है, और अली नवाज अवान साहब ने उनके खुद के बयानात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि जब मुबारकबाद दी थी उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने, तो आप लोगों ने उनको काफी खरी खरी सुनाई थी, काफी तनकीद की थी। देखें, बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी थी और दूसरे वजारत खारजा का जो है वो स्टेटमेंट जो है उसकी लोकेशन पे आ गई। इमरान खान साहब को वो जब जो है कश्मीर याद आ गया, जिस बंदे ने कश्मीर का सौदा अपनी हुकूमत में किया वो आज बता रहे हैं कि कश्मीर का जो है दुश्मनी हो रही है। जिस हुकूमत को ये पता ना हो कि कुलभूषण सिंह पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर, नवाज शरीफ ने इसको फरार कर दिया गया, वो हमें कश्मीर की बात करना है। जब भी माजी की हुकूमत में, पिछली हुकूमत में कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से जब भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो एक शख्स जरूर था जिसका नाम इमरान खान होता। आज वो हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये चीजें जो है ये हमें सिखा रहे हैं। तो ये चीजें अगर अपने दौर में कर लेते, कश्मीर के साथ अगर वो इकट्ठे होते, अगर कश्मीर की मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी में ये मौजूद होते तो ये चीजें आज यहाँ तक न होती। लिहाजा देखें, हमने देखें पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो है, आज देखें ईरान में हम गए,
हमने ईरान के साथ ताल्लुकात को बहाल करना है, ये जो हमने चाइना के साथ ताल्लुकात को बहाल करना है जिन्होंने खराब किए थे, हमने तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा बहाल करना है। जो इनके दौरे हुकूमत में माशाल्लाह से जो तमाम हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी हमको छोड़ के चले गए थे। जहाँ तक ये IMF की बात करते हैं, ये तो इनके एक वजीर से, साबिक वजीर जो कह रहे थे हमारी हुकूमत आएगी और 100 अरब जो है वो हम एक के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब मुराद सईद मारेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे कशकोल से। हमने तो ये नहीं कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे। देखिए, आपने जो मुल्क हमें तोहफे में दिया था वो उसको हमने ठीक करना है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कहेंगे 30 साल और 40 साल की हुकूमत है, ये आ जाते हैं, ये नहीं बताते कि इन्होंने 4 साल दौर हुकूमत पे क्या किया है। ये कहते हैं फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खुद बताएं कि इन्होंने 4 साल में क्या किया है, क्या कौन सा मुल्क छोड़ के गए हैं। नहीं, बट ये मैं ठीक है मानती हूँ। कश्मीर के हवाले से उस वक्त जब बात हुई थी 5 अगस्त का जो फैसला था, आपने जो बयान भी बताया, उस वक्त भी यही कहते थे कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है। सो क्या इसमें कोई शराइत नहीं रखी गई हैं कि भाई जब तक वो फैसला वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं ताल्लुकात बहाल करेंगे? उस पर ज्यादा तनकीद हो रही है। देखिए, मुल्कों के दरमियान जंगें भी होती हैं और साथ साथ बैकडोर मुज़ाकरात जी। अगर आप जंग में हो तो आपके जो है आपके वजीर दिफा तब भी मामला टेबल पे याद हैं, ठीक है, वो उसमें मुज़ाकरात भी होते हैं। अब ये नहीं होता कि अगर मुझे बाइडन कॉल नहीं करेगा तो मैं एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं पेन उठा के दस्तखत नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखें, आपको जंग भी लड़नी है, आप साथ साथ आप टेबल में मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें सीखें, ठीक है। आज ये हमें जो है बहुत सबक सिखा रहे हैं कि आप ये कर लें, आपकी हुकूमत थी तो आप इसे ठीक करते, आप मुल्क को आगे लेके जाते। हम भी उस वक्त आपको कह रहे थे कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कह रहे थे कि मैं ये करूंगा। हमने कभी अमेरिका में जाके ये नहीं कहा कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं फ्रिज निकाल दूंगा, मैं AC निकाल दूंगा, मैं पंखा निकाल दूंगा। हमने एक जिम्मेवाराना हुकूमत का रोल प्ले किया। फॉरेन मिनिस्टर ने एक जिम्मेवाराना फॉरेन मिनिस्टर का रोल प्ले किया। वहां पर उसने जाकर एक लूज टॉक नहीं की, अपने अपोजिशन को जो है उसने तनकीद के निशान नहीं बनाया, बल्कि उसने पाकिस्तान का वहां पर केस डाला। उसने ये नहीं कहा कि हम जिधर भी जाएं आप जाकर वहां पर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करेंगे, हम मुल्क से बाहर जाएंगे, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आपका मौकफ आ गया। एक और इस पे अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर कहिए। फिर एक और सवाल मैंने करना है कराची के इलेक्शन के। बेचारा वो ओन ही नहीं करता नून लीग की हुकूमत को। मुझे लग रहा है हमने जो किया वो इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आके नून लीग की और आपकी गवर्नमेंट ने बताया पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में कंसेक्टिवली दूसरे साल 6% पे ऊपर ग्रोथ जा रही है। पाकिस्तान की लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग 6.4% पे है, आपकी सर्विस सेक्टर 6.2% के ऊपर है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान के हाईएस्ट मोस्ट 4.4% पे ग्रो कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन 55 लाख लोग हुई है। पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम $1798 हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो रिसीव्स 3700 बिलियन पे आप छोड़ के गए थे वो 6100 बिलियन पे चली गई है। जो इकोनॉमी का साइज 275 अरब रुपए छोड़ के गए थे वो 384 बिलियन छोड़ के गए हैं। वो आप खुद ही सुन लेते, पर आप उसे डिसओन कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि आइसोलेशन में शिकार था पाकिस्तान कतर गया, कतर ने भाइयों वाला सलूक किया पाकिस्तान के साथ। सुनते सुने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खान साहब गए, यूनाइटेड UAE पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान सऊदी अरब गया, MBS पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, खान साहब मलेशिया गए, मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, टर्की, ईरान, बोरिस जॉनसन आपको वर्ल्ड लीडर कह रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टैंड लेने पे पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। जस्टिन ट्रूडो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। प्यूटन आपके अंदर बुलाता है, रशिया के अंदर रशिया को बुलाता है, करता है, उसको मस्जिद बनाता है, उसका इफ्तिताह करता है, आपको 30% तेल सस्ता देने की कोशिश करता है। आपकी ये फॉरेन पॉलिसी थी कि आपने 20 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट जो जंग थी, तीसरी जंग अजीम छिड़ सकती थी, वो आपने सेटल कराया, पुरअमन इनखलाब कराया। ये मुझे बताइए, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे एक सवाल करना है। आपके आज PTI की मीटिंग में काफी फैसले हुए, जवाब दे लें जल्दी से। फिर मैंने क्या कह रहे हैं, रट्टा लगाया। अच्छा रट्टा लगा दें। अगर आप यार देखे ना, यही मसला है। कह रहे आपने बड़ा अच्छा रट्टा लगाया। ठीक करा कुंडी। इंसान जब किसी पढ़े लिखे आदमी से मिलता है ना तो वो बेचारा उनसे इंप्रेस होता है। ये उनका मसला है, ये वो कहते हैं आप रट्टा लगा। जवाब दीजिए, फरमाइए। मैं बात कर लूं भाई जान, अगर आपकी इजाजत हो। सर कुंडी साहब आप भाई हैं इसलिए आप कर लें।
देखें आप हमने बताया हमने फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की मैशत पे एटम बम गिराया है वो साबित करो कुंडी, कहाँ आपने मैशत तबाह करके किसने कहा मैशत हमने ठीक कहाँ मैं अगर बात कंप्लीट करूँ नहीं तो कोई फिगर्स दो ना, कोई फैक्ट दो ना कुंडी। इंटरप्ट करूंगा फिर प्रोग्राम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, एक तो आप स्टूडियो नहीं आए ना इसलिए बदला ले रहे हैं हम तुम्हारे से। हाँ चलिए बताइए। ठीक है फिर ये भी बात नहीं करें, बताइए बात करनी है करो प्रोग्राम नहीं करना तो फिर बता नहीं करना। देखें आपको ये ख्वाब में भी अमेरिका नजर आएगा। आप कहते थे कि आप कहते हैं भुट्टो जिंदा, भुट्टो कहाँ पर जिंदा है बताते थे, हम कहते हैं भुट्टो का नजरिया जिंदा है। आज जो है कागज उठाकर भुट्टो नहीं बनता, आप भुट्टो की खास की बराबर भी नहीं बन सकते। आप भुट्टो करते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद आपको याद आ रही है कि मेरे साथियों की आपको जमहूरी तरीके से निकाला गया है। ये साजिश अमेरिका में नहीं हुई, बिलावल हाउस कराची में हुई है। आपको जमहूरी तरीके से हमने उठाकर बाहर फेंके है और इंशाल्लाह इस तरीके से होंगे। आप तो आ रहे थे तारीख लेने के लिए इलेक्शन की, फिर क्यों चले गए? बैठे रहते, जरूरत का मुजाहरा करते, डी चौक में तारीख लेकर जाते। आप तुमसे सुबह उठे पता चला कि कहा डी चौक पर नहीं कौन सा बड़ा जलसा हो रहा होगा, क्या हो रहा है, पता चला कि तो घरों को पहुंच गए हैं। और घरों पे क्या पिशावर पहुंच गए हैं। पिशावर में बैठे रहे डर के हमारे कि हम सारे पिशावर चले गए थे, डर के हमारे पिशावर में बैठे हुए थे कि ऐसे न हो कि हम इस्लामाबाद जाए, हम अमर सकी। देखिए लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर वो होते हैं जो मुल्क और कौम के लिए फांसी चढ़ जाते हैं। आप तो पिशावर में बैठ गए थे आराम, मैं यहाँ पे छुप के बैठ गया। अच्छा मुझे बताएं, अब ये कल इन्होंने दोबारा अनाउंस किया है, कल इनका एहतजाज है महंगाई के खिलाफ, का जवाब दिया महंगाई के खिलाफ दोबारा एहतजाज किया है। पीपल्स पार्टी उस चीज को सपोर्ट करती है जो मरियम साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा है कि लीडर वो होता है जिसकी टांगे कांप जाती हैं। जी जमहूरियत है बिल्कुल, ये एहतजाज करें, इनका हक है, बिल्कुल करें। कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे तो कॉम्पिटिशन में आएगी। ये करते रहें क्योंकि इनके पास 1 साल है, इलेक्शन कैंपेन भी करें, आप एहतजाज भी करें, आप जल्द। बट आई थिंक कल तो इधर तो आपका F9 पार्क में कल एहतजाज, तो उसमें 5 बड़े सेंटर्स के अंदर है। अच्छा फैसलाबाद है, मुल्तान है, कराची है, लाहौर है एंड पेशावर। ठीक है, बड़े सेंटर्स तो के अंदर। कल तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई राना सनाउल्ला साहब जो इन एक्शन होंगे। मेरे ऊपर 13 FIRs हैं। ये जो जमहूरियत पसंद लोग हैं जो कहते हैं कराची से शुरू हुए थे, डी चौक आए थे और आखिर में कांपे टांग गई थी और वापस चले गए थे। आज तक तो मुझे बताए ना, मुझे बताए हमारी पूरे कराची के अंदर MPAs, MNAs नुमाइश के अंदर आंसू गैस औरतों के साथ, ये पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जिस तरह बंद किया गया, लेकिन एक चीज जरूर कि उस दिन जब ये हुआ था तो उस दिन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने तनकीद की थी कि ये नहीं होना चाहिए। फायदा कोई नहीं ना, इसका ये मतलब आपकी गवर्नमेंट नहीं है, इसका ये मतलब आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तनकीद ना करें ना, अमल करें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने असेंबली से रिजाइन सब लोगों ने किया, आपने खुद ने भी रिजाइन किया, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आपने असेंबलियों से बाहर आना है, कौमी असेंबली से बाहर आना है, इस असेंबली को या इस हुकूमत को आप नहीं मानते। 240 अभी कराची का हुआ, आपने उसका बॉयकॉट किया। अब क्यों 245 में ये डिसाइड किया है कि अब वो कंटेस्ट करेंगे? मतलब एक आपका 245 से बंदा जीत भी जाते, वो अकेला जा रहा होगा नेशनल असेंबली, क्या करेंगे? वो जीत के फिर रिजाइन कर देगा। अगर याद हो, जैसे ही हमने इस्तीफे दिए थे उसके बाद भी इलेक्शन हुआ था, हंगू के अंदर आई फिर, बिल्कुल, और हमारा कैंडिडेट घर से निकले बगैर जीत गया था और आते उसको ने रिजाइन कर दिया था। ये हमारी है पॉलिसी, स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि अब हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो ज़मीनी है, चाहे कोई भी, फिर वो लोग आएंगे असेंबली में, और जो लोग जो हमारे बंदे जीतेंगे वो रिजाइन करेंगे, और उसके बाद ये निजाम इस तरह चल नहीं सकता। हम ये पपेट्स का निजाम नहीं चल सकता। ये भी आवाम का पैसा जाया होने के बराबर है कि आप जो है वो इलेक्शन जीतेंगे, लड़ेंगे, तो फिर रिजाइन वापस कर देंगे। एक्सचेकर का पैसा जाया ये नहीं हो रहा कि जिसके पास 86 सीट्स हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बना हुआ है। जो लोग कहते थे कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, जो कहते थे ये सिलेक्टर्स ने इलेक्शन कराया है, जो कहते थे ये सिलेक्टेड है, और आज उसी 2 नंबर जिनकी बातों में ये करते थे, लेकिन और वो आज कहते हैं हल्के की आवाम को भी तो पता होगा ना, आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप लोगों को पता हो कि जी अली नवाज जवान साहब आए हैं, वोट तो मांग रहे हैं, वोट हम इन्हें दे देंगे, कल जाके इन्होंने रिजाइन कर देना। देखें यही तो चीज है, पहली दफा नजरिए के ऊपर कोई पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए तो आप देख रहे हैं, एक पार्टी कहती थी वोट को इज्जत दो, दूसरी पार्टी कुछ कहती थी, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, मिस्टेक हुआ, इकट्ठे हो गए। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होनी चाहिए, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के अंदर एक खुद मुख्तार हुकूमत होनी चाहिए। ये इस तरह निजाम नहीं चल सकता, पपेट्स का निजाम। ठीक है, फैसल कुंडी साहब आपने बात सुन ली है। इन्होंने 240 का तो बॉयकॉट किया और ये भी साथ कहा कि 8 से 9% का जो है टर्न आउट है, तो उस पर तो इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम ही नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। लेकिन जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई है, उस पर ये लोग इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने का फैसला कर चुके हैं। बिल्कुल इलेक्शन कंटेस्ट करें। अच्छा, हम इनको वेलकम करते हैं, और जीतेंगे तो अगले दिन रिजाइन भी कर देंगे। ठीक है,
रिजाइन भी करें, अपना शौक पूरा करें। जब जीतेंगे तो रिजाइन करेंगे ना, पहले जीत तो लेना, उसके बाद resign। आपको यकीन नहीं? जी, हम देखें, हर कोई इलेक्शन लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, जो जब ये जीतेंगे तो उसके बाद ही रिजाइन करेंगे। मुल्क और कौम का टैक्स पेयर का पैसा जाया करेंगे। अगर आपने पार्लियामेंट में नहीं आना तो मेहरबानी करें, आपने इस्तीफे दिए हुए हैं तो आप लॉजिक भी खाली कर लें। आपके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनके पास अभी तक गाड़ियां हैं, वो वापस कर दें। आपके जो साबिक स्पीकर हैं उन्होंने उसी संजरानी से कैबिनेट डिवीजन की गाड़ी ली हुई है, उसको घुमा रहे हैं, तो वो वापस कर दें। तो फिर अगर आपको शौक नहीं है इतना, तो इसी से तो टैक्स पेयर के जो पैसों के आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आप हुकूमत नहीं, तो वो वापस कर दें। अच्छा, अभी वापस नहीं किए? साबिक इनके हुकूमत के लोगों ने गाड़ियां मिनिस्टर कॉलोनी में स्टाफ वगैरह वापस नहीं किए? लॉजिस में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर कॉलोनी में बैठे हुए हैं, हाँ। गाड़ियां वापस नहीं की। साबिक स्पीकर साहब को इतना शौक है सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने का, उसने चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे गाड़ी दे दें, मुझे सबसे नंबर प्लेट ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। ये तो इनका हाल है। और बात करते हैं अवाम की, जमहूरियत की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, बिल्कुल है। हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन लड़े, हम तो यही कहते हैं जमहूरी तरीके से। जो लोग बैसाखियों के जरिए आए हों, जो लोग अंपायर के जरिए आए हों, वो आज और जो धांधली के जरिए आज वो शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करें। शफाफ इलेक्शन वो पार्टी करेंगे जिसने इस मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया है। ये अपने लोगों को कई सरकारी नौकर और सरकारी गाड़ियां तो वापस कर दें। देखिए, पीपल्स पार्टी मुझे इस चीज में अच्छी लगती है, जब भी गवर्नमेंट में आती है ना, बड़े इसके टारगेट बिल्कुल फिक्स होते हैं। देखिए ना, गाड़ियां चाहिए तो गाड़ियां किस किस के पास हैं, लॉजिस किसके पास हैं, उनको पता है, वो कह रहे वापस किसके पास है, बैंक बैलेंसेस किसके पास है, किसके साथ क्या डील करनी। पीपल्स पार्टी इज वेरी गुड इन इट, और ये माशाल्लाह टारगेट पे फख्र भी महसूस करते हैं। आप ये उनसे पूछे कि सिंध के अंदर आटे का रेट क्या है, लगभग अनफॉर्चुनेटली मैं पूछ नहीं सकूंगी, टाइम खत्म हो गया। अली नवाज अमान साहब, फैसल कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।